नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टॉप 10 रीजनिंग के मॉक टेस्ट, और इन सभी प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ, ताकि परीक्षा हाल में आप अपने अमूल्य समय को बचा पाए और यूपी पुलिस का जो आपका गोल है उसे आप अचीव कर पाए। तो चलते हैं हम लोग आगे, क्योंकि यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा प्रश्न रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न न्याय वाक्य से है। आपको बताना है इन कथनों का वेन आरेख बनाकर आप ये पता करिए कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो आप जो ही प्रश्न आपके सामने आए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आपको पूरा लाभ देखने को मिलेगा और इसे आप एक मॉक टेस्ट के रूप में इस्तेमाल करिएगा। तो देखिए यहां पर लिखा है कथन एक, सभी फल पत्तियां हैं। जब लिखा होता है सभी, जब लिखा होता है सभी, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत जो ही सभी लिखा रहा तो एक ऐसा चित्र बनाते हैं कुएं वाला, और सभी के साथ जो शब्द जुड़ा रहता है उसको भीतर वाले वृत्त में लिख देते हैं और बचे हुए शब्द को बाहर वाले वृत्त में लिख देते हैं। और भीतर वाले को सभी पढ़ते हैं, बाहर वाले को कुछ पढ़ते हैं। अब दूसरा चीज, कुछ फल अंगूर है। कुछ फल क्या है? अंगूर है। फल इतना बड़ा है तो फल का कुछ ही भाग क्या है? अंगूर है। वैसे आप मेरे न्याय वाक्य के पूरे वीडियो विस्तार से देखेंगे तो आपको न्याय वाक्य किसी भी प्रश्न को हल करने में चुटकियों का समय बस लगेगा, यानी सेकेंडों में आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब ये चित्र आपका वेन आरेख बनकर रेडी हो गया और आप चुटकियों में ऐसे प्रश्नों का जवाब इस पर दे पाएंगे। लिखा है कुछ पत्तियां अंगूर हैं। तो देखिए पत्तियां इतना है, ये सारा बड़ा वाला भाग क्या है? पत्तियां है इतना, और पत्तियों का इतना भाग, यानी ये जो मैं हरा कर रहा हूं, पत्तियों का इतना भाग क्या है? अंगूर है। देखिए कह रहा है कुछ पत्तियां अंगूर है, तो पत्तियां तो इतना है, ये बड़ा सा भाग पूरा फल को लेते हुए पूरा भाग पत्तियां है, और पत्तियों का इतना भाग क्या है? अंगूर है। तो बिल्कुल ये कथन निष्कर्ष सही है। दूसरा, सभी अंगूर फल है, तो अंगूर है ये और फल है ये। कह रहा है कि सभी अंगूर फल है, लेकिन ये अंगूर का कुछ ही भाग फल है। देखिए अंगूर और फल में ऐसा चित्र बनना है, और ऐसा चित्र बताता है कि कुछ कुछ वाला निष्कर्ष आएगा। अंगूर और फल में कैसा चित्र होगा? ऐसा वाला चित्र होगा। लेकिन अंगूर और फल में देखिए ऐसा चित्र है, ऐसा, और ये बोल रहा है कि सभी अंगूर फल है जबकि कुछ ही अंगूर फल है, इसलिए हमारा दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाता है और इस तरह से हमारा आंसर ए सही हो जाता है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वीडियो रोक के आप खुद से उत्तर देने का प्रयास करें। तो देखिए इसमें दो तरीकों से हम लोग इसमें अलग बताना है, अलग छांटना है, विजाती छांटना है, विषम छांटना है, ऑड मैन आउट वाला आंसर यहां पर देना है आपको। कौन सा दिए गए विकल्पों में किसी आधार पर अलग है? चार किसी न किसी, तीन एक किसी न किसी एक प्रकार से जुड़े हुए हैं, एक वर्ग में है, चौथा कौन सा ऐसा है जो अलग है? तो देखिए एक तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 8 है तो इससे एक बढ़ाकर, यानी कि गुणे 9, तो 8 9 72। 6 है तो 6 से एक बढ़ाकर यानी कि 7, तो 6 7 42। 12 है तो एक बढ़ाकर यानी कि गुणे 13, तो 12 13 156। लेकिन 4 है तो एक बढ़ा के 5 चौके 20 यहां पर नहीं लिखा है, तो यही अलग है, यही हमारा आंसर है। एक तरीका हम लोग ये भी बोल सकते हैं लगाने के रीजनिंग के, देखिए रीजनिंग में कभी कभी 4 लोगों के चारों आंसर आ सकते हैं और हो सकता है कि चारों ही किसी न किसी आधार पर सही है। यह रीजनिंग जो है वो मैथ की तरह नहीं होता कि सबका आंसर एक ही और एग्जैक्ट आएगा। कभी कभी रीजनिंग में चारों विकल्पों को अलग अलग तरीके से सही साबित किया जा सकता है, और कभी कभी एक ही आंसर तो है लेकिन अलग अलग तरीके से, तो वो अच्छा है। तो देखिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, ये 8 है और ये यहां पर 72 कैसे आया है? तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे वर्ग अगर किया जाए 8 ही ठाई, हाँ 8 ही ठाई 64, 8 का वर्ग कर दिया जाए 8 ही ठाई 64 और इसमें फिर 8 ही जोड़ दिया जाए तो 72 हो जाएगा। यहां पे 6 का वर्ग कर दिया जाए यानी 6 6 36 और प्लस 6 ही जोड़ दिया जाए तो 42 हो जाएगा। 12 का वर्ग कर दें और फिर इसमें 12 ही जोड़ दें तो 156 हो जाएगा। लेकिन 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16 और फिर 4 ही जोड़ देंगे तो 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 दिया, इसलिए इस हिसाब से भी हमारा आंसर विकल्प डी ही होता है। अब देखिए यहां पर आपको कैलेंडर का प्रश्न दिखाई दे रहा है और कैलेंडर पर मैंने विस्तृत वीडियो बनाया, एकदम टॉपिक वाइज एक एक अलग अलग छाट के
दिनों की गणना, सप्ताह की गणना, महीनों की, कई महीनों की, कुछ वर्षों की, कई वर्षों की, शताब्दी में दिन ज्ञात करना और रिपीट कैलेंडर, जन्मदिन रिपीट, हर तरीके के प्रश्नों को मैंने सॉल्व किया। इस पर ई बुक भी बनाया है और मेरे पेड कोर्स में भी कैलेंडर को के एक एक पार्ट पर विस्तार से वीडियो बनाया गया है ताकि आपको देखने के बाद आपको कोई भी कैलेंडर का प्रश्न गलत ना हो। तो ये है कुछ माह में या एक माह में दिन ज्ञात करने वाला प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है। 29 फरवरी, ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। देखिए लिखा है 29 फरवरी को क्या था, तो सोमवार था। कई तरीकों से इसको सॉल्व किया जा सकता है, उसमें से एक तरीका ये है, सोमवार था। तो पूछ रहा है कि महीने का 11वां दिन, तो देखिए महीने का पहला दिन 1 तारीख को कहते हैं, महीने का दूसरा दिन 2 तारीख, महीने का 11वां दिन यानी 11 तारीख को क्या होगा, 11 फरवरी को क्या होगा, यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो 29 से 11 पहले आता है इसलिए हमने इधर लिख दिया। अगर 29 के बाद का डेट पूछता तो हम लोग 29 के बाद लिख देते हैं। मैं ऐसे तरीके से बता रहा हूं ताकि आप अगर मेरे वीडियो नहीं भी देखते हो तो आपको समझ में आ जाए। वैसे इससे भी तेज तरीके से लगाया जा सकता है। अब इस प्रश्न को एकदम आसानी से बताया जा सकता है। बहुत आसान सी बात पूछी जा रही है। अगर आपसे कोई कह दे 29 तारीख को सोमवार, तो 28 तारीख को क्या होगा, तो आप बोल देंगे रविवार होगा। तो यही प्रक्रिया थोड़ा सा और लंबा पूछ दिया है। तो आप चाहें तो 28, 27, 26 ऐसे करते हुए 11 तक लिख के और उल्टा दिन गिनते चले, सोमवार से पहले रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार ऐसे करते भी चले जाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना करेंगे तो लंबा आंसर हो जाएगा। इसलिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने पर वही दिन आने का ट्रिक है, या किसी दिन में 7 के गुणज जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, वही दिन आता है। यानी कि किसी दिन में 7 ही दिन नहीं, 7 के गुणज यानी 14 दिन, 7 तिरके 21 दिन, 7 चौक 28 दिन, 7 दाएं में 70 दिन, यानी जितना भी 7 का गुणज होता है उतना दिन जोड़ देंगे या घटा देंगे, वही दिन आता है। फिलहाल हम लोग 7 ही दिन घटाते हैं। 29 में से 7 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 22। तो वही दिन 7 दिन घटाने पर क्या होता है, वही दिन आता है। यानी यहां सोमवार है तो यहां भी क्या हो जाएगा, सोमवार ही होगा। अब फिर 22 में से 7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 तारीख। तो चूंकि 7 दिन घटाए हैं तो 7 दिन घटाने फिर वही दिन आएगा यानी सोमवार। अब 15 तारीख को सोमवार है तो 11 बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 14, 13, 12 और 11। तो सोमवार है 15 तारीख को, तो 14 तारीख को रविवार होगा, ये बताने में कोई मुश्किल नहीं है। 14 तारीख को रविवार है तो 13 तारीख को शनिवार होगा, ये बताने में मुश्किल नहीं है। 12 तारीख को शुक्रवार होगा, ये बताने में कोई बड़ी बात नहीं है। यानी हमारा आंसर यहां पर क्या जाएगा, बृहस्पतिवार या गुरुवार लिखा होगा, जो कि हमारा आंसर ए है। जैसे यहां पर हम लोगों ने 7 दिन घटाया था, फिर 7 दिन घटाया था, तो हम लोग इकट्ठा भी चाहे तो घटा सकते थे 14 दिन। 22 में से 14 दिन घटा देंगे तो भी वही दिन आएगा, क्योंकि 7 घटाई या 7 का गुणज घटाई फिर 15 जाएगा। तुरंत भी आप स्पीड में आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 180 अंश घुमाने पर इस आकृति को कैसा दिखेगा। 180 अंश का मतलब यहां पे आप कल्पना कर सकते हैं जल प्रतिबिंब की, तो कैसा दिखेगा, यानी ये नोकीला भाग जो है ऊपर है तो नीचे दिखेगा। तो इसमें नोकीला भाग नीचे नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यानी हमारा आंसर बी ही है। ये भी कह सकते हैं ये व्हाइट वाला जो भाग नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग ये ऊपर कहीं दिखाई देगा, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसी में है। तो हमारा हर तरीके से आंसर बी आएगा। उस विकल्प का चयन की जो 3 शब्दों की श्रेणी में आता है, यानी कि बवासीर, मधुमेह की तरह आगे इसमें से कौन सा विकल्प यहां रख दिया जाए कि इसी वर्ग में, इसी ग्रुप में, इसी श्रेणी में ये शामिल हो जाए। तो देखिए बवासीर एक रोग है, मधुमेह भी एक रोग है, डायबिटीज, बुखार तो वैसे रोग तो नहीं कर सकते, रोग सभी रोगों का कारण है, बुखार अपने आप में कोई रोग नहीं है, रोगों का लक्षण है, बुखार है यानी कि आपके अंदर बैक्टीरिया है। खैर फिर भी हम लोग बुखार को रोग मान लेते हैं सामान्यतः, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन नेत्रहीन शरीर की एक हीनता है, मूक बधिर होना भी हीनता है, लंगड़ापन भी हीनता है, लेकिन सर दर्द कोई हीनता नहीं, बल्कि इसी की तरह एक छोटा मोटा सा रोग है। तो हमारा आंसर यहां पर सरसे निगाह से सी सामने आता है। अब कोडिंग डिकोडिंग का यह प्रश्न है, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग का अगर ऐसा प्रश्न आए तो जो पूछा गया है, ब्लू का कोड पूछा गया है, तो ब्लू ऊपर जाकर चेक करिए कि कहां है या कहां है। तो ब्लू कहां है, तो ये ब्लू जो है यहां पर है, और ब्लू कहां है, तो ब्लू जो है यहां पर। ये तो प्रश्न पूछा गया, इसको मत जोड़ लीजिएगा, ये तो पूछा जा रहा है।
तो ब्लू यहां है और ब्लू यहां है, तो किसके बदले में ब्लू लिखा गया? देखिए 481 का कोड है ब्लू, स्काई इज ब्लू, यानी 481 का कोड है स्काई इज ब्लू, यानी कि 4 स्काई इज ब्लू में से, ये भी याद रखिए क्रमशः नहीं होता है कि 4 का कोड स्काई हो गया, 8 का कोड इज हो गया, 1 का कोड ब्लू हो गया कि तुरंत एक बता देंगे ब्लू का। इसमें 481 इधर उधर हो सकते हैं कोड, यानी स्काई का कोड 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इज का कोड 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ब्लू का कोड इन्हीं में से कोई एक होगा, या तो 4 होगा या 8 होगा या 1 होगा। उसी तरह से यहां भी ब्लू बोला गया है, तो 6, 9, 8 के बदले में ही ब्लू बोला गया है, यानी कि आपका विकल्प 4, 8, 1 में से ही कोई आंसर होगा, यानी कि 9 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि और 6 भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका आंसर 4, 8, 1 ही में से होगा, क्योंकि 4, 8 के बदले में ही ब्लू बोला गया है। तो 4, 8, 1 ही में से एक आंसर होगा, यानी कि आपका आंसर या तो सी होगा या डी होगा। देखिए 2 अपने आप ही कट गया केवल एक ही को चेक करने से। अब वैसे सटीक उत्तर खोजा जाए तो 4, 8, 1 यहां पे ब्लू कॉमन है, यहां पर है, ब्लू इसमें भी है, तो कौन सा ऐसा अंक है जो इसमें भी है और इसमें भी? 4, 8, 1 में 8 यहां भी है, 8 यहां भी है। क्यों? तो यहां पर ब्लू कॉमन है दोनों कोडों में, और यहां पर 8 कॉमन है जो दोनों में। जिस प्रकार यहां ब्लू दोनों में है उसी तरह से 8 इन दोनों में है, तो 8 ही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प डी में लिखा हुआ है। अगर केवल एक ही जगह ब्लू होता तो क्या करते? तो इसके लिए मैंने बहुत पहले ट्रिक बना दिया है, अकेले हम अकेले तुम वाला। तो कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो मेरा विस्तृत देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें दर्पण ऊपर बना है, तो दर्पण जब ऊपर बना रहे या नीचे बना रहे तो वो क्या होता है? जल प्रतिबिंब की तरह व्यवहार करता है। जल प्रतिबिंब की खासियत है कि नीचे की वस्तु ऊपर, ऊपर की वस्तु नीचे दिखाई देती है, और दूसरी खासियत है कि बाएं का दाएं या दाएं का बाएं परिवर्तन नहीं होता है। तो देखा जाए, अगर एक चीज बात की जाए तो P जो है ये नीचे, इसका मुंह जो है नीचे फूला हुआ है, ये नीचे फूला हुआ है नीचे की तरफ, तो जल प्रतिबिंब है तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसमें भी P में भी ऊपर गया है, इसमें भी P ऊपर गया है, इसमें P का मुंह जो है नीचे ही रह गया, तो ये कभी नहीं हो सकता है। कम से कम एक विकल्प कटा है, बाकी समय P का मुंह नीचे है। अब दूसरा चीज, ऊपर पेट फूला हुआ नीचे था, तो अब जल प्रतिबिंब है तो ऊपर फूला रहेगा, तो इसमें भी P का पेट ऊपर है, इसमें P का पेट ऊपर है, इसमें भी है, इसमें नहीं था, इसलिए हमने इसे काट दिया। अब P का फूला हुआ भाग दाएं साइड में है या बाएं साइड में है? तो ये जो फूला वाला पेट है इसका वो जो है वो दाएं साइड में है। तो जल प्रतिबिंब में जो दाएं वस्तु रहती है वो दाएं ही रहती है, बाएं नहीं जाती है। तो दाएं है तो दाएं ही फूला रहना चाहिए। इसमें देखिए बाएं तरफ फूला हुआ चला गया, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसमें भी दाएं साइड में फूला है, इसमें भी दाएं साइड में फूला है, तो ये दोनों में से बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। अब दूसरा चीज, ये बीचों बीच जो आकृति रहती है ऊपर, तो बीचों बीच ही लेकिन नीचे आ जाएगी। तो इसमें बीचों बीच नीचे ना आकर के ये ऊपर है, तो इसमें बाएं चला गया, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें बीचों बीच बस ऊपर है तो ये नीचे आ गया है, तो यही हमारा आंसर है। और भी कुछ बहुत कुछ हम लोग एस को भी देख सकते हैं, जल प्रतिबिंब हो या दर्पण प्रतिबिंब हो, एस अगर ऐसा है तो ऐसा बन जाएगा, और ऐसा है तो ये ऐसा है अगर तो ऐसा बन जाएगा। यानी कि सीधा ऐसा तो उल्टा, उल्टा है तो सीधा, कभी ऐसे नहीं बनेगा जो कि इसमें बना हुआ है। अब ये भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग में 2 दे दे, यानी देखिए फैसिलिटी के बदले में ये दे दिया, फिर इसके बदले में ये दे दिया, फिर इसके बदले में ये दे दिया, यानी 2 से ज्यादा समीकरण देने के बाद अगर पूछ रहा है तो शक करना चाहिए कि कहीं ये प्रश्न हुबहू वाला तो नहीं है, हुबहू ट्रिक वाला तो नहीं है। हुबहू ट्रिक का मतलब ये है कि कोड आपको यहीं से ढूंढना है। तो टी का कोड हम लोग क्या ढूंढेंगे? टी, तो टी यहां पर है तो इसके बदले में क्या लिखा है? टी ही लिखा है, तो टी ही होगा। ए के बदले में क्या लिखा है? ए दूसरा है, लिखा है ओ, तो ओ लिख देंगे। आर, आर है तो आर का मतलब है एल। अब आई का कोड खोजना है, तो आई दूसरे नंबर पे, इसमें दूसरे नंबर पर ए है तो ए लिख देंगे। अब एफ का कोड खोजना है, तो एफ पहले नंबर पे, इसमें पहले नंबर पर सी है तो डबल सी लिख देंगे, क्योंकि डबल एफ है। तो टी ओ एल ए डबल सी, टी ओ एल ए डबल सी, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। अब यहां पर आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहा है वो रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इशारा वाले प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, कोडेड ब्लड रिलेशन वाले प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, तो इस तरह का जो प्रश्न है पीढ़ी के आधार पर है, जिसमें डायरेक्ट चित्र बनाते चले जाना रहता है,
तो बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको 10-20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई इशारा वाली बात नहीं है। इशारा वाली बात नहीं है, इशारा वाला प्रश्न नहीं है, तो बहुत तेजी से आपका प्रश्न लगना भी चाहिए और सही आंसर भी आना चाहिए। देखिए, सुनील केशव का पुत्र है। देखिए, शुरू कर्ता क्रिया विधि, सुनील क्या है तो यहां पे लिख दीजिए पहले। सुनील क्या है? पुत्र है। पुत्र है का मतलब प्लस है। दो ही चीज पर ध्यान देना रहता है, एक तो पीढ़ी क्या है और दूसरा लिंग क्या है। पीढ़ी अपनी ही है तो अगल बगल, एक पीढ़ी है तो एक पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी है तो दो पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी है तो एक पीढ़ी नीचे, दो पीढ़ी नीचे है तो दो पीढ़ी नीचे। लिंग प्लस है या माइनस है, यानी पुरुष है तो प्लस, महिला है तो माइनस। तो सुनील पहले पता चला कि पुत्र है यानी कि प्लस है, और दूसरा चीज पीढ़ी क्या है? पुत्र है तो यानी एक पीढ़ी नीचे है। किससे? तो केशव से। अब कह रहा है कि केशव की बहन, तो बहन अपनी ही पीढ़ी में होती है, तो ऐसे बना दीजिए केशव की बहन यानी माइनस, और केशव नाम से प्लस लग रहा है इसलिए प्लस। केशव की बहन सिमरन, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं सिमरन के एक पुत्र। तो एक पीढ़ी देखिए इतना लंबा नहीं अब बना देना है, याद रखिएगा इतना छोटा है तो एक पीढ़ी इतना ही छोटा बनाना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा समझने में। केशव की बहन सिमरन, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं, ये तो हो गया। केशव की बहन सिमरन का एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता। केशव की बहन सिमरन का एक पुत्र कौन है? मारुति, और एक पुत्री है यानी कि माइनस है सीता। तो ये दोनों हमने बना दिया। प्रेम मारुति का मामा है, तो मैंने ब्लड रिलेशन वाले वीडियो में बताया था कि अप्रत्यक्ष रिश्ता को प्रत्यक्ष तरीके से बनाते हैं। तो अपने पर सोच कर देखिए मामा कौन होता है, तो आपका मामा कौन होगा? तो आपकी माता का भाई होगा। तो प्रेम क्या है? मामा है। किसका? तो मारुति का। तो मारुति का मामा यानी मारुति के ये माता है, देखिए माइनस है, मारुति की माता का भाई। तो यहीं पे छोटा सा हम लोग बना लेते हैं, ये भाई क्या है? प्रेम है। तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं प्रेम, और ये भाई है इसलिए प्लस लिख दिए। तो अब मारुति की माता के भाई हो गए यानी मामा हो गए, ठीक है। अब क्या पूछा? सुनील का, तो ब्लड रिलेशन के प्रश्नों में मैंने बताया जिस नाम के आगे का लिखा रहे सुनील को गोले में घेर देंगे, क्योंकि इसी के नाम के आगे का लिखा है, तो इसी को बताना है ये कौन है, किसके हिसाब से? मारुति से। यानी कि जिस नाम के आगे से लिखा रहे, जिस नाम के आगे से लिखा रहे उधर ही से चलना चाहिए, और जिस नाम के आगे का लिखा रहे उसी को बताना चाहिए ये कौन है, किसके हिसाब से? तो मारुति के हिसाब से। तो वैसे तो अगल बगल दिखता है जो, तो वो भाई या बहन ही होता है, बस ये अंतर है कि ममेरा भी भाई हो सकता है, अपना भी भाई हो सकता है। थोड़ा ऊपर चलते हैं हम लोग, एक पीढ़ी ऊपर, तो ये माता है, माता के ये भाई हैं, माता के भाई यानी मामा, और मामा का लड़का यानी ममेरा भाई। हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा। अब इस प्रश्न में आपको यह बताना है, इसको 1/4 भाग मोड़ दिया जाए, यानी 2 बार मोड़ दिया जाए, यानी ऐसे और उसके बाद ऐसे 2 बार मोड़ने के बाद यानी 1/4 भाग कर दिया तो ये कैसा दिखेगा? तो 1/4 भाग का मतलब या तो आप किसी इस भाग को देख लीजिए केवल, या इस भाग को देख लीजिए, या इस भाग को देख लीजिए, या इस भाग को देख लीजिए। किस भाग को देखना है आपको 1/4 में, तो विकल्प बता देगा कि किस भाग का दे रहा है। तो नीचे दाएं साइड वाला भाग दे रहा है, नीचे दाएं साइड इस विकल्प में, नीचे दाएं साइड इस विकल्प में भी, नीचे दाएं साइड इस विकल्प में भी है, यानी नीचे के दाएं साइड वाले भाग को आपको देखना चाहिए, ऐसा विकल्प कर रहा है, यानी कि इस वाले भाग को आपको देखना चाहिए कि कैसा दिख रहा है। तो ऐसा मिलता जुलता भाग किसमें है? तो इसमें 2 ऐसे वृत्त हैं, तो इसमें 2 नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है हंसते हंसते सी। अब देखिए यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, कोड को अंकों में लिखा गया है, तो कभी कभी जोड़कर इन अक्षरों की संगत संख्याओं को जोड़कर लिख दिया जाता है, कभी जोड़कर आधा कर दिया जाता है, कभी जोड़कर दुगुना कर दिया जाता है, कभी जोड़कर 1-2 बढ़ा दिया जाता है, कभी कभी इनके विपरीत अक्षरों का भी योगफल लिखता है। तो कई प्रकार से होता है, कभी कभी इन अक्षरों को जोड़कर इसमें किसी संख्या का भाग भी दे दिया जाता है। तो अगर हम लोग इसको नहीं समझ में आ रहा तो अगर लिखेंगे यानी कि 2, 15, 15 और 7, तो ये हो जाएगा आपका 43, और 43 दूना क्या होता है? 86,
यानी 43 को क्या कर दिया है, गुणे 2 कर दिया, यानी कि दुगुना कर दिया है। उसी तरीके से एक और समझा जाए, ये है r, 18 पे 5, 1 और ये 4, तो कितना हो जाएगा, 5 1 6, 6 और 4 10, 18 10 28, 28 दूना 56, यानी ये भी क्या किया है, दुगुना कर दिया है। तो अब हम लोग इसको दुगुना करेंगे गुड को, तो हमारा आंसर आएगा जी का मतलब 7, ओ का मतलब जी का मतलब 7, ओ का मतलब 15, ओ का मतलब फिर 15 और डी का मतलब 4, यानी 30 7 37 38 39 40 41, 41 का दुगुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 82, जो कि विकल्प बी कहता है। दोस्तों अगर आपको हमसे पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक्स सीखने हैं, जिसमें कि आपको पेन का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े, कम प्रश्नों में करना पड़े, ज्यादातर प्रश्न आप बिना पेन उठाए हल करें, तो रीजनिंग को संपूर्ण रूप से विस्तृत रूप में आप हमसे अगर सीखना चाहते हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बहुत कम मूल्य में आप इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।